ये पूरा जो बोर्ड है ये पानी के नीचे है और आप बोर्ड में देख सकते हैं पूरे जड़ प्लांट्स के पानी में डायरेक्टली सबमर्ज्ड है। हम अभी ये फार्म 2 साल से ज़्यादा से चला रहे हैं, हमें पानी बदलने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। तो मैंने इजराइल में, यूएसए में, चाइना में, हांगकांग में, थाईलैंड में ऐसी फार्मिंग देखी है और वहाँ से इंस्पायर होके आके इंडिया में लगाने की प्लानिंग करके शुरू किया है। तो मुझे भी क्यूरियोसिटी लगी है कि मुझे ये जानना है कि यह मतलब सब्जी कैसे उग रही है, उसकी जड़ें क्यों नहीं सड़ रही है, न्यूट्रिशन और क्यों नहीं लग रहा है, हार्वेस्टिंग आप कैसे करते हैं, A to Z बताइए थोड़ा। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हम एक बीज को लेके उसको स्टार्टिंग में सैपलिंग बनाते हैं। जैसे कोई भी नर्सरी में कोई किसान जाके सैपलिंग खरीदता है, वैसे ये नेट पॉट में हम बीज डालते हैं और इसमें से एक पर्टिकुलर साइज का सैपलिंग बन जाता है। वो साइज होने के बाद हम ये कप को लेके हमारे सिस्टम में ट्रांसप्लांट करते हैं। ये नर्सरी में हमारा बन के आया है और नर्सरी में एक पर्टिकुलर साइज बनने के बाद हम इसको यहाँ ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इसमें रख देते हैं? बिल्कुल। इसको डायरेक्टली इसमें रख देते हैं और यहाँ पर जो जड़ है पौधे के वो डायरेक्टली पानी में जाके उससे न्यूट्रिशन खींचती हैं और ग्रो करती रहती है। फ्लोटिंग का एक बेस है, अगर हमें पौधा फ्लोट कराना है, अगर मैं डायरेक्टली पौधा इस पर डालूँ ये फ्लोट नहीं होएगा। बट ये एक फ्लोटिंग बोर्ड है, जैसे कि तैरने के लिए लोग सीखने के लिए एक बोर्ड यूज़ करते हैं तैरने के लिए, वही बोर्ड यही है। तो जब हम इसका प्लांटेशन करते हैं तो स्टार्ट में हमें क्या क्या ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि इसमें इसका मैनेजमेंट करना है तो हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है कि IPM से काम करते हैं। इससे हमें केमिकल कोई पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना फंगिसाइड ना बैक्टीरियल साइड। इस कारण से हमारा पूरा प्रोड्यूस ऑर्गेनिक रहता है, ना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र है ना कोई केमिकल पेस्टिसाइड है इस पर। ये टोटल एरिया कितना है? ये टोटल एरिया पॉली हाउस के अंडर है 1.1 एकड़। 1.1 मतलब लगभग एक एकड़ के आसपास हार्वेस्टिंग में लगाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि डिजीज बहुत आते हैं, जैसे कि कॉलर रॉट हुआ या पत्तियों के ऊपर हुआ, तो यहाँ पे तो सीधा मतलब पानी में रख दिया है। बिल्कुल। तो डिसीज क्यों नहीं आते यहाँ पे? तो डिजीज नहीं आने का मेन रीजन है कि हम काफी सारा ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे हैं पानी में। वो तो कैसे कर रहे हैं थोड़ा बताइए। हाँ, तो बेसिकली आप देख सकते हैं पानी में काफी सारा बबलिंग हो रहा है। यहाँ पर हर जगह जहाँ पानी रहता है उसमें बबलिंग रह रहा है। हम एक रेगुलर पाइप के थ्रू हवा डाल रहे हैं पानी के अंदर ताकि ऑक्सीजन लेवल बना रहे। ऑक्सीजन लेवल मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल रहता है पानी का। वो अगर हम एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मेंटेन रखें। तो आपको क्या लगता है कि मतलब 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके 40 से 50 हज़ार डेली आ रहा है तो ठीक है? हाँ, तो अगर 50,000 डेली लें और इसको 1 साल से मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ज़्यादा का इनकम हो गया इसी फार्म से। और उसमें काफ़ी प्रॉफिट मिल पाता है, जिससे हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो वापस आ जाएगा। इस कारण से ये प्रॉफिटेबल रहता है। दूसरा, फिश की खेती, फिश से भी हमें एडिशनल इनकम मिलता है और उससे भी लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए साल का मिल जाता है। उतने टैंक से 1 से 2 करोड़ फिश निकलेगा? 1 से 2 करोड़ वैल्यू का फिश निकलता है, क्योंकि उसको भी हम कंज्यूमर से डायरेक्टली बेचते हैं, हम कोई मिडिलमैन को नहीं बेचते हैं। मतलब वहाँ पे फिश तो काफ़ी टनों में निकलती होगी? बिल्कुल बिल्कुल, 50 टन से ज़्यादा मच्छी निकलती है वहाँ पर। ये आपके 1 एकड़ प्लॉट से? बिल्कुल। टोटल वहाँ पे पानी आपने कितना बताया था? 15 लाख लीटर पानी है। 15 लाख लीटर के मतलब वो बायोफ्लैक जैसे हम करते हैं? बायोफ्लॉक है, वैसा बहुत सिमिलर है। बिल्कुल सेम टू सेम वही है। तो हमारा जो पूरा फार्म है ये डिजाइन्ड और ऑप्टिमाइज्ड है ग्रीन लीफी वेजिटेबल के उत्पादन के लिए ही। बट एक्वापॉनिक्स में आप थियोरेटिकली कोई भी क्रॉप कर सकते हैं। आप मिर्ची कर सकते हैं, आप डब्बू कर सकते हैं, आप मैंगो का पेड़ भी कर सकते हैं, आम का पेड़। ये स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा? बेस स्ट्रक्चर हमें बदलना पड़ेगा। बेसिकली जो मीडिया है जिस पे ग्रो हो रहा है वो, तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉली हाउस स्ट्रक्चर है उस पे सब्सिडी हमें मिलता है। ये सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज नेशनल गवर्नमेंट के मुताबिक रहता है। तो महाराष्ट्र स्टेट में अलग रूल्स हैं, गोवा स्टेट में अलग है, कर्नाटका में अलग। छोटा प्लांट लगाना चाहता है या उसे कुछ करना है इसमें काम, या वेजिटेबल ग्रो कर रहा है उसको मार्केट में, तो क्या इसमें क्या कुछ आपसे हेल्प हो सकती है क्या? डेफिनेटली। तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में? बिल्कुल। तो हम यहाँ पर लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोपोगेट कर रहे हैं ताकि आजू बाजू के पूरे किसानों की इनकम बढ़ती जाए। तो अगर कोई भी किसान जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट या बेलगाम डिस्ट्रिक्ट या सांगली डिस्ट्रिक्ट में है और उनको हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो डेफिनेटली हमारे फार्म पर आइए। पिछले 2 साल की जो बीमारी आई है उससे सबको पता चला है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। और हेल्थ मेंटेन करने के लिए आप जो खाना खा रहे हो या आपके बॉडी के अंदर डाल रहे हो वो सबसे इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। Exactly. तो इंडियन कंज्यूमर बहुत एजुकेट हो रहा है कि उनको सिर्फ हेल्थी खाना चाहिए, पेस्टिसाइड फील्ड नहीं चाहिए, केमिकल फील्ड नहीं चाहिए, और उसके लिए ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग तरीके बहुत ग्रो होने वाली है इंडिया में। बहुत ही बढ़िया। और यार जैसे कोई भी फार्मिंग में रिस्क रहता है, हमारे फार्मिंग में भी रिस्क है। हमारे पास क्रॉप लॉस का रिस्क है, हमारे पास कोई भी एडवर्स वेदर फिनोमिना है जैसे कि हाँ, तूफान आया या बाढ़ आया, हाँ। वो रिस्क है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग रिस्क, कि अगर आपके पास मार्केटिंग नहीं है तो आप जो भी उगाएंगे और अगर आप बेच नहीं पाए तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो इंडिया में हमारे पास बहुत अच्छा क्लाइमेट है, सॉइल है, एज वेल एज वाटर अवेलेबिलिटी है। हमारे किसानों का मेन प्रॉब्लम सिर्फ रहता है मार्केटिंग, कि वो सब्जी जो भी क्रॉप उगा रहे हैं वो कहाँ बेचे। अभी इजराइल में, जो वर्ल्ड की सबसे एडवांस फार्मिंग टेक्नोलॉजी वाली कंट्री है, वहाँ पर फार्मिंग को कैसे सोचते हैं, वो बोलते हैं पहले मार्केटिंग करो, मार्केटिंग सेट हो जाए उसके बाद प्रोडक्शन और फार्मिंग करो। इंडिया में उल्टा होता है, इंडिया में पहले फार्मर जाके फार्मिंग करता है फिर भागता है कि मार्केटिंग किधर करे। वो उल्टा है, वो नज़रिया हमें उल्टा करना है। पहले किसान को मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही वो प्रोडक्शन और फार्मिंग में जाए।